जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो। एबी न्यूज़ की टीम इस समय लखनऊ के रेलवे ग्राउंड में है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कर्मचारी आए हुए हैं। इनकी मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आखिर इस पुरानी पेंशन में क्या अनियमितता है और अलग अलग विभाग के कर्मचारी किस तरीके से इससे प्रभावित हो रहे हैं, हम लोग एक एक करके बात करेंगे। मैडम, किस विभाग से हैं आप? मैं शिक्षा विभाग से हूँ, प्राथमिक शिक्षक संघ से मैं बिलोंग तो करती हूँ। आज आपका पेंशन मिलती है जिस प्रकार से, क्योंकि मैं 97 की नियुक्ति मेरी हुई है और मेरे बाद के जो भी भाई आए हैं 2005 के बाद के, उनकी सरकार ने पेंशन बंद कर दी है और विगत कई सरकारों से हम लोग इसकी मांग करते चले आ रहे हैं और अब पानी सर के ऊपर चला गया है। तो अब सारे संगठनों ने, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, उन लोगों ने मिलकर रणनीति बनाई है और विगत 1 महीने से 21 तारीख को विभिन्न जनपदों में रथ यात्रा चल रही है और आज जो है लखनऊ में ये सभी कर्मचारी संगठन जो हैं इकट्ठे हुए और ये जो इतनी जो संख्या दिखाई दे रही, ये मात्र उन लोगों की है जो जागरूक लोग हैं थोड़ा सा और जो आगे रहते हैं, 10-20 लोग नहीं, ब्लॉक जेलों में और ब्लॉकों में रहते हैं, ये केवल उनकी संख्या है। अभी सामान्य कर्मचारी यहाँ तक नहीं आया है और सरकार को इस मंच से मैं ये पहुँचाना चाहती हूँ कि जब सारे लोग अपने घर से निकल आएंगे कर्मचारी, तो फिर सरकार को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी तादाद में जितने भी कर्मचारी थे, कितने संख्या रही होगी? 50,000 से तो ऊपर मुझे लग रहा है कि संख्या होगी। 2 लाख। और ये पूरा ग्राउंड तो भरा हुआ है और इस गर्मी के मौसम में जबकि सरकार भी ये कह रही घर से बहुत ज़रूरी हो तो निकलिए, तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी अगर लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और इतनी संख्या में पहुँचे हैं तो कुछ मंशा लेके पहुँचे हैं। अच्छा, और हमारे पेंशन स्कीम की अगर बात करें और जो न्यू पेंशन प्लान चल रहा है, दोनों में आपको क्या तकलीफ हो रही है? हमें तकलीफ ये है कि जो ओल्ड पेंशन प्लान है वो हमारे जीवन का एक निश्चित आधार है, हर महीने हमें मिलेगा निश्चित पेंशन, और जो नई पेंशन स्कीम है वो सरकार शेयर्स में पैसा लगा रही है। रिटायरमेंट के बाद 60% देगी वो पैसा और 40% जो उसमें और देगी वो उसके ख़त्म होने के बाद उसको नॉमिनी को देगी। ये सारी चीज़ें, और जो पेंशन है वो एकदम उसका कोई आधार ही नहीं कि 2000 है कि 4000, जबकि मैं पेंशनधारी हूँ तो मेरी पेंशन जो है अगर जब मैं रिटायरमेंट लूँगी तो जो मेरी अंतिम पेंशन होगी उसका 50% मुझे मिलेगा और जैसे जैसे DA बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी पेंशन भी बढ़ेगी। तो आखिर ये बात सरकार को भी तो समझना चाहिए। अगर सरकार के नुमाइंदों की हम बात करें, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक, तो उनकी पेंशन में तो कोई इजाफा लगातार होता जा रहा है। जल्दी से कोई न बिल ला करके पास कर दिया जाता है। फिर जो राज्य कर्मचारी 60 वर्षों तक सेवा देता है उसको साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? वो भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार, मुझे लग रहा है कि अपने IAS जो है उनके ऊपर निर्भर है। अब जो बना के उनको देते हो या समझा नहीं पा रहे हैं या वो हम लोगों से वार्ता नहीं कर रहे हैं। सरकार को खुल करके कर्मचारी संगठनों के जो भी पदाधिकारी हैं उनको बुला के खुली वार्ता करनी चाहिए। अगर सरकार हमारी चीज़ों के प्रति गंभीर है तो हमें बुलाए, हमसे बात करे और हमारे विषयों को समझे, और केवल IAS के ऊपर निर्भर है अगर सरकार तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा लगातार। और एक चीज़ पूछना है, अगर मान लीजिए उस बेंच ने NPS को बोलते हैं वो अच्छा है, तो अगर अच्छा है तो फिर वो सबके लिए लागू होना चाहिए, फिर OPS क्यों मिल रही है? अच्छा, ये मतलब मन में आपकी पीड़ा है बिल्कुल कि विधायकों और सांसदों को मिल रही है, आपको नहीं मिल रही। अरे सेवा में सीधी सी बात है, अगर OPS उन लोगों के लिए है तो हमारे लिए क्यों नहीं है? हम ये नहीं अगर देना है आपको NPS तो सबको दो ना भाई, क्यों विधायकों को? हमारी ऐसी कोई मांग नहीं कि उनका बंद किया जाए। जो उनको अच्छी चीज मिल रही है वो हमें मिलनी चाहिए। हम 60 साल उसकी सेवा कर रहे हैं, वो 5 साल करके पा रहे हैं, उनको मिलनी चाहिए, है ना। हमें किसी का विरोध नहीं, लेकिन हमें मिलना चाहिए। अच्छा, जब से ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी वर्ष बीत गए हैं, कई सरकारों को भी देखा आपने, बिल्कुल, तो क्या अड़चन आ रही है कि क्यों आखिर ये चीज़ें सिस्टम में नहीं आ रही है? सिस्टम में सबसे बड़ा ना आने के कारण इनकी जो है आर्थिक नीति, सरकार की आर्थिक नीतियाँ कर्मचारियों के विरोध में है। मनमानापन है कि हम नहीं लागू करेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो तानाशाही रवैया अपना रही है, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। 5 राज्यों का चुनाव इसी साल होना है, फिर 2024 का चुनाव आएगा। कर्मचारी इस बार सबक सिखा लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो कुछ राज्यों में अपना असर दिखाया है। जी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो गई, इसलिए इस उम्मीद से आगे बढ़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है 5 राज्यों का चुनाव का सर्वे अभी जो है आंतरिक सर्वे भी हुआ है, पुरानी पेंशन के पक्ष में सर्वे आया है। जहां लागू नहीं होगा वहां सरकार को जो है बहुमत नहीं प्राप्त करेगी। धन्यवाद। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा बाराबंकी से आना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अखंड भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र की कल्पना यदि मोदी जी और योगी जी और हम सभी को स्वयं करते भी और हम लोगों को करवाना भी चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक पेंशन
की बात भी करनी चाहिए। दो प्रकार की पेंशनों की बात नहीं करनी चाहिए। अपने लिए ओपीएस, हमारे लिए एनपीएस का झुंझुना। आप ही के साथ ही कह रहे थे कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही, क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, यदि कर्मचारी सरकार के परस्त होता है, अधीनस्थ होता है, यदि उसकी बुढ़ापे की लाठी या उसकी जो अत्यंत आवश्यक चीज़ें हैं उस पर अगर प्रहार किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि उसकी भावनाएं अब बिल्कुल तानाशाही रुख वाली हो गई हैं। यदि मोदी जी और योगी जी दोनों से हमारी अपील है कि थोड़ा सहानुभूति रखते हुए कर्मचारी की समस्याओं को समझें। हम लोग ऐसे कर्मचारी हैं जो उम्र के 60 और 62 वर्ष तक की सेवा देते हैं और अपना संपूर्ण दे करके हम बुढ़ापे में थोड़े से धन की अपेक्षा रखते हैं जिससे हम लोगों का जीवन निर्वाह ठीक से हो सके। उसी में चिकित्सा को लेकर के है। चिकित्सा के विषय में हम लोग परिषद के अध्यापक हैं। चिकित्सकीय व्यवस्था में हम लोगों को 1 रुपये भी नहीं दिया जाता और बाद में जैसे अन्य लोगों को कुछ प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हम लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो ऐसी समस्या है। सेवा भेदभावजनक है, ये भी भेदभावजनक है। अच्छा, देखा जाए तो ग्राउंड में लगभग बताया जा रहा है कि 2 लाख लोग आए थे। कितना सरकार दबाव में दिखाई दे रही है? देखिए, दबाव में हम नहीं, हमसे बेहतर आपका बहुत सम्मानित चैनल है, आप सब लोग मीडिया वाले हैं, निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा आप बेहतर देख सकते हैं। हिमाचल कर्नाटक का चुनाव अपने आप में दबाव को दिखाता है। वही जैसे कि 6 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और आने वाले समय में यदि सरकार सहानुभूतिपूर्वक बात नहीं करती है, विचार नहीं करती है, तो निश्चित रूप से उसको परिणाम जो है वो कुछ और दिखाई देगा। कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एक चेतावनी दे रहे हैं आप सरकार की, लोकसभा चुनाव सामने है और वो भी अपने को संभाल ले। देखिए, मेरी चेतावनी की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है हमारी अपनी पीड़ा है। उस पीड़ा को सरकार के हम लोग अधीनस्थ हैं, निश्चित रूप से उनको हमारी पीड़ा को समझना चाहिए। चलिए, यदि वो इस पर विचार नहीं करते हैं तो भविष्य में हमारे और हमारे कर्मचारी, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनका जो आदेश होगा उसी रुख में, और जबकि हम सभी की मंशा है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, यदि उस विषय में सरकार विचार नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग भी सरकार के विषय में विचार करेंगे। दबे स्वर में ही इन्होंने अंतिम तौर पे कह दिया कि सरकार के विषय में विचार करेंगे। आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिर कितना दबाव बना पाते हैं और ये अपनी बात कितनी मजबूती से रख पाएंगे। जो भी विभिन्न विभागों के राज्य कर्मचारी हैं, उन्होंने आज हुंकार रैली निकाली है। ऐसी रैली जो उनके बुढ़ापे का सहारा के लिए, जो उनके जीवन में जब वो रिटायरमेंट होते हैं अपनी सर्विस से सेवा देने के बाद, तो जा कर के उनको वही सहारा मिलता है। आज वही लाठी, वही सहारा इनसे छीन लिया गया है। हम लोग इन्हीं से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस जो मुद्दा है आज का? सरकार कहीं ना कहीं कहती है कि 9 साल हम उत्सव मना रहे हैं। यहाँ तक सरकार कह रही है कि 9 साल बेमिसाल है। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, आपकी मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? देश का ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी हमारे अपने मन की बात करते हैं, लेकिन कभी इस जनता के, इस जनार्दन जिसको ये कहते हैं, कभी इसके मन की बात भी जानने का प्रयास करते तो शायद आज हम लोगों का भविष्य भी खुशहाल होता। क्योंकि वो तो खुशहाल हैं, उन्होंने अपनी खुशहाली के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। देश के ऊपर 70 सालों का रोना रोते हैं और जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने किया। हाँ, बिल्कुल किया है, निश्चित रूप से किया है। देश पे 50 लाख करोड़ का कर्जा था जिसे 250 लाख करोड़ तक पहुंचाया है। देश की परिसंपत्तियां जिनको 70 सालों में एक एक करके गढ़ा गया था, बनाया गया था, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे सपूतों की इस देश में हमें तो लगता नहीं है कि अब ज़रूरत रह गई है। हमें ऐसे सपूत नहीं चाहिए। हमें वो कपूत भले हैं जो 70 साल तक हम लोगों के बुढ़ापे को सुरक्षित करके चले हैं। एक व्यक्ति क्या चाहता है? सरकार से हो, घर से हो, परिवार से हो, उसको क्या चाहिए? उसको सम्मान चाहिए, उसको अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए, उसको अपनी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी सुरक्षित भविष्य का निर्माण होना चाहिए। हम भी आज यही कहते हैं। इन्होंने जुडिशरी के लिए पेंशन ले ली, इन्होंने अपनी नेतागिरी, पॉलिटिशियंस ने अपनी पेंशन ले ली, इन्होंने सेना का भी जो है पूरी तरह से विकेंद्रीकरण किया है। जो सेना के बल पर आज ये पूरे विश्व में जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो ये किया।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ किया है। समय इनका पूरा हो गया। इनकी जब बचपन से लेकर के जवानी का आज ये दौर है जब इन्होंने पूरे देश पे राज किया, कई प्रदेशों में इन्होंने सरकार बनाई और ये कहते थे विपक्ष विहीन हो गया। लेकिन दुर्भाग्य या हम लोगों का सौभाग्य है कि आज 5 से 6 प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी हैं। आने वाले समय में हमें पक्का पता है कि हमारी दूसरी कोई भी विपक्षी सरकार आएगी वो पेंशन बहाल करेगी। लेकिन और सबने पहली मांग, पहले मुद्दे के रूप में सारी विपक्षी पार्टियों ने आज पेंशन मुद्दा रखा, क्योंकि उन्हें पता है ये जनता की आवाज़ है, ये कर्मचारी वर्ग की आवाज़ नहीं है। आज हमारे साथ मेरा परिवार जुड़ा है, मेरे साथ मेरे 10 पाली जुड़े हुए हैं जो मेरे वेतन से या मेरी पेंशन से वो जीते खाते हैं। उनके भविष्य का हम निर्माण करते हैं उस पैसे से। लेकिन इन्होंने सब छीना है तो भगवान करेगा इनका भी पैर के नीचे से ज़मीन खींचने का काम हम लोग करेंगे। और इन्होंने देखा भी है कर्मचारियों के वोटों से पिछले विधानसभा चुनाव में, यही नहीं अन्य प्रदेशों में भी आप जाइए, लगभग 25%, 20 से 25% सीटें इन्होंने सिर्फ कर्मचारियों के वोटों से जीती हैं, जो भी सरकार वहाँ बनी है। तो लोगों ने इस मुद्दे को पहचाना है, जाना है। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने कर्मचारी वर्ग को भी छलावे में रखा और उनका वोट लिया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। छलावे में नहीं रखा, इन्होंने छला है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बिना किसी डर और भय के, क्योंकि ये माहौल डर का है। ये जो शासन सत्ता है वो डर की है, क्योंकि पूरी तरह से तानाशाही के रूप में सरकारें चलाई जा रही। लेकिन हम तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम तो आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश अमृत काल में जी रहा है, फिर आपको इतना तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस अमृत काल खाली जुमलेबाजी रह गई है। सरकार जुमलेबाजी है। बिल्कुल ये सत्य कहा इन्होंने कि जुमलेबाजी है। आज विकास के नाम पर जो भी ये सरकार चला रहे हैं, विकास बिल्कुल कदाचित नहीं दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी सड़कें, एक्सप्रेसवे, फाइटर प्लेन, ये विकास नहीं है। देखिए जो लंबी लंबी ये सड़कें दिखा रहे हैं, ये उन महत्वपूर्ण जगह कार्य हो रहा है जहां पर उनका नेता VIP लोगों पर्सन का उसका हित जुड़ा है। जनता की जगह पर कहीं भी लंबी लंबी सड़कें नहीं दिखाई दे रही हैं, ना कोई उनका विकास दिखाई दे रहा है। आज हमारी पेंशन के लिए पूरी जिम्मेदारी से बोलिए। बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, चाहे केंद्र की सरकार मोदी जी की हो। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का दावा किया गया था और 5 ट्रिलियन के हम बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं विकास है ही नहीं। देखिए वही बात अभी अब हमारे सहयोगी ने कहा कि जुमलेबाजी और धरातल पे दिखाई देना दोनों अलग अलग होती है। धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है, केवल वही VIP दिख रही है और जनता भी समझ रही है कि क्या विकास है और क्या विकास इन्होंने कहा था। इन्होंने विकास के नाम पे जो पिछली सरकारों को दोषारोपण कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आज 40 साल के राज में कुछ नहीं किया, हमने 9 साल और 10 साल में वो कर दिया है। ये केवल छलावा है जनता के साथ और झूठा आश्वासन है। इन्होंने कुछ नहीं किया है जनता के लिए, सिर्फ अपने राजनेताओं के हित में सारे कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी यही होते आएंगे। लेकिन जो इनकी सरकारें बन रही हैं वो सिर्फ 2 पॉइंटों से बन रही हैं, एक धर्मांतरण धर्म के नाम पर और दूसरी जो है जातीय भेदभाव के नाम पर ये उसको हिंदू मुस्लिम मुद्दे को ले लेते हैं, कहीं जो है धर्म के नाम पे राम मंदिर मस्जिद पे ले लेते हैं, उससे इनकी सरकारें बन रही हैं। लेकिन विकास के नाम पे आज ये आने वाले चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर विकास के नाम पे वोट मांगेंगे तो इनको 1 वोट नहीं मिलेगा। इन्होंने विकास किया ही नहीं है। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी सर हैं, आइए हम लोग बात करते हैं इनसे। सर किस तरीके से आप कर्मचारियों को लामबंद करते हुए आंदोलन को तेज कर रहे हैं? अभी तक उत्तर प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी इनके अलग अलग संगठन थे, अलग अलग बैनरों के माध्यम से अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन समय की आवश्यकता थी कि सभी को एक मंच पर आना चाहिए था और इसका नेतृत्व किया आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी जो रेवेन्यू यूनियन के महासचिव हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एकजुट होकर के एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाया जिसका मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। आज एक मंच पर शिक्षक और कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी हैं। मुझे लगता है कि जो लड़ाई हम लोगों ने अलग अलग शुरू की थी वो एकजुट होकर के निश्चित तौर पर 2024 में सफलता की ओर जाएगी। यानी आर पार की लड़ाई के मूड में है। बिल्कुल, आर पार तो पहले से शुरू कर दिया है। 2022 में आह्वान किया कि वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, उसका फर्क भी पड़ा। आप लोगों ने देखा भी होगा कई जनपदों के में तो विधायक हमारी वोटर लिस्ट हमारे बैलेट बॉक्स से ही जीते हैं। तो 2022 में आईना दिखाया है, सरकार नहीं चेतेगी। 2024 में भारत सरकार को भी आईना दिखाने का काम करेंगे
उत्तर प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी। धन्यवाद।